नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 में भाग 6 तक देखा था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे भाग 7 के अंतर्गत। भाग 6 में आपने पढ़ा मनुष्य का पाचन तंत्र और आहार नाल की संरचना के बारे में देखा। तो भाग 6 में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, पहले उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मनुष्य में पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। दूसरा क्वेश्चन किया था कि श्वास नली और ग्रास नली एक ही स्थान पर खुलते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उस स्थान को कहते हैं ग्रसनी या फिर इसे इंग्लिश में फायरिंग्स कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे किया था कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से। ग्रहणी, मध्यांत्र और शोषांत्र, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से। अंधनाल, वृहदांत्र और मलाशय। सीकम, कोलन एंड रेक्टम। 4 ही क्वेश्चन किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए। अब भाग 7 के अंतर्गत आप उसके आगे टॉपिक्स के पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था भाग 6 में आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, गुदा द्वार तक फैला होता है। एक सिंगल नली है जो कहीं पर चौड़ी है तो अमाशय कहला रही है, कहीं पर पतली है क्वाइल्ड है तो उसे हम छोटी आंत कह रहे हैं, कहीं पर थोड़ी और क्वाइल्ड होकर लंबी है तो उसे हम बड़ी आंत कह रहे हैं। ठीक, एक सिंगल नली है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, हमने बताया था आहार नाल के कौन कौन से भाग, मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। अभी हमें सबसे पहला पढ़ना है कौन सा, मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है। यह हमारा मुख का संरचना है। अगर हम अपने मुंह को खोलते हैं इस तरह से तो ऐसी संरचना दिखाई देती है। हमें यही समझना है कि कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ये मुख गुहा है जिसमें आप ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये लिप्स हैं, ये अपर लिप और ये लोअर लिप यानी होंठ है। जो मुख होता है वो 2 ऊपरी तथा निचली होंठ के द्वारा खुलता और बंद होता है। अब आप अगर मुख गुहा को देखेंगे, मुख के अंदर का जो गुहा है, मतलब अगर हम मुंह खोलते हैं तो अंदर का जो गुहा है उसे कहते हैं मुख गुहा यानी बकल कैविटी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जीभ दांत कहाँ होता है तो मुख में नहीं कहेंगे, ये मुख है जो ओपन हो रहा है, इस पार्ट को कहते हैं मुख। अंदर का जो भाग है जो जिसमें दांत जीभ पाया जा रहा है उसे कहते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी। तो ये अंदर का जो भाग है इसे क्या कहते हैं, बकल कैविटी, जिसमें दांत है, ये जीभ है। ठीक है, जीभ है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले उन पे भी थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे। देखिए, दांतों की जो व्यवस्था होती है एडल्ट में, वयस्क में कितनी होती है, 32। यहाँ से आधा, मतलब ऐसे देखेंगे 16 ऊपर होती है, 16 नीचे। ये जबड़ा है, जा, ये अपर जा है और ये लोअर जॉज है। तो जो ऊपर में दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 16। नीचे जो दांत की व्यवस्था है उसमें कितनी दांत होती है, 16 32। 16 ऊपर 16 नीचे। हमें पढ़ना है तो हमको इसको आधा ऐसे करके पढ़ना होता है, इसको आधा कर लेंगे। अब इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ऐसे करते हैं, हमें पढ़ना है तो हमको ऐसे ही पढ़ना होगा। हमें 16 दांतों के बारे में अभी नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, ऊपरी आधे जबड़े की आधी दांत की संख्या कितनी हुई। जब ऊपर 16 है तो आधे से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 इधर और 8 इधर। सेम इसी तरीके से 16 इधर है, यहाँ 20 से डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें दांतों की क्रम इस तरह से पढ़ना है। अभी बताते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिलहाल हम अभी दांतों के वो छोड़कर हम और कुछ देखते हैं। जैसे जो हमारा मुख गुहा होता है उसमें जो ऊपरी जो लिप्स है, ऊपर का होंठ, वो हमारे जबड़े से किसके द्वारा जुड़ा होता है, सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम द्वारा। ठीक है, सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम है। इंग्लिश आपको याद करना, हिंदी इसका कुछ भी नहीं होता। तो आपको सुपीरियर मतलब ऊपरी, लेबियल फ्रेनुलम, इसे कहते हैं लेबियल फ्रेनुलम, यानी जबड़े, ऊपरी जबड़े और होंठ के बीच जो संरचना होती है जिससे होंठ जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम। अब नीचे आइए, तो नीचे में आप देख रहे हैं होंठ, ये होंठ है और उससे जो ये जो जुड़ा हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये चीज़ आप अपना निकाल कर देख लीजिएगा, ऐसे खिंचाव जैसा लगेगा।
ये सारे संरचना को क्या कहते हैं? इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम। इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं इसको, लेबियल फ्रेनुलम है, लेबियल फ्रेनुलम। इंफीरियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नीचे वाले के लिए कह रहे हैं। ऊपर भी ऐसे ही एक लाल कलर का संरचना दिखाई देगा, उसे हम क्या कहते हैं? सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम। होठ को हमने हरा दिखा दिया है तो ऐसा मत समझिएगा कि इनको निमोनिया है, निमोनिया में ही लिप्स हो जाते हैं ग्रीन, लेकिन यहाँ पर मेरे पास और कोई कलर नहीं था क्योंकि ये मार्कर हम बहुत सारे कलर यूज़ कर सके, तो लिमिटेड कलर था और आपको समझाना है तो इस वजह से मैंने लिप्स को ग्रीन कलर में दे दिया है। आपको समझ में आनी चाहिए किसी भी तरीके से, बस मेरा मकसद ये है। आपको अभी पहले याद करना है कि हमारी जो ऊपरी होठ होती है वो जबड़े से किससे जुड़ी होती है? सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम। आपको याद करना है लेबियल फ्रेनुलम। लिप्स और लिप्स हमारे जबड़े से किससे जुड़ी होती हैं? लेबियल फ्रेनुलम। ऊपरी वाली को कहेंगे सुपीरियर, निचले वाली को कहेंगे इन्फीरियर। ये शब्द यूज किया जाता है, ऊपर के लिए सुपीरियर और नीचे के लिए इन्फीरियर शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये, हमारी जो जीभ होती है, यहाँ पर आपको पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, आप इसे टच कर सकते हैं। जो जीभ आप ऊपर करेंगे तो जो नीचे जबड़े से, नीचे के पैलेट से, जबड़ा नहीं कहेंगे, दांत के अंदर ये चीज़ जिससे हमारा जीभ जुड़ा हुआ है, नीचे निचली सतह से हमारा जीभ जिस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। पूछा हुआ क्वेश्चन नीट में कि हमारा जीभ नीचे के पैलेट से किसकी संरचना के द्वारा जुड़ा होता है? तो लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल है, ये लेबियल है, ये लिंगुअल है। यानी अगर आपसे पूछे कि मुख गुहा में होठ जबड़े से या पैलेट से किसके माध्यम से जुड़ा होता है? तो लेबियल फ्रेनुलम के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जीभ हमारी मुख गुहा से किस संरचना द्वारा जुड़ा होता है? तो लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं, आप अगर मुख गुहा को खोलोगे तो आपको अंदर की तरफ साइड में से दो दीवारें मिलेंगी, लाल हो जाती हैं जब कभी इन्फेक्शन होता है। आप सभी की लाइफ में कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे क्या हो जाता है? ये टॉन्सिल्स फूल जाती हैं और हम पानी पीते हैं तब भी बड़ा दर्द होता है, गला होता है ना, तो कहा जाता है कि डिस्प्रिन डाल के गरारा कर लीजिए, नमक डाल के गरारा कर लीजिए। तो हमें तो जब सबसे बढ़िया लगता है नमक डाल के गरारा करिए। ध्यान रखिए अगर आपको गले में दर्द होता है तो वो है ये टॉन्सिल्स होते हैं, किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस की वजह से इनमें इन्फेक्शन हो जाती है। हालांकि टॉन्सिल जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही होते हैं। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं जब कोई भी बैक्टीरिया हमारे खाने में आ जाता है। जैसे हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, अब दिख तो रहा नहीं है बैक्टीरिया है कि नहीं, हमने गलती से कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसमें बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो, तो जब हम खाते हैं तो ये जो टॉन्सिल होती है वो उन बैक्टीरिया, वो उन वायरस को पकड़ लेती हैं, कहती हैं अंदर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, यहीं जो हमसे लड़ लो पहले तब अंदर जाना। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इनकी संख्या, बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो टॉन्सिल बेचारी हार मानती हैं, लेकिन एकदम से हार नहीं मानती, लड़ती हैं और उन्हें हरा भी देती हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि टॉन्सिल में जब बैक्टीरिया की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो टॉन्सिल खुद ही उससे ग्रसित हो जाता है, और अगर संरचना इतनी है तो फूल कर इतनी हो जाती है, जिससे हमारा खाना जाने में रास्ता कम हो जाता है। इसकी वजह से जब हम कुछ भी खाते हैं, खाने के छोड़िए पानी भी पीते हैं, तब भी गला दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, तो वो उसका कारण होता है टॉन्सिल का स्वेलिंग, टॉन्सिल का सूज जाना, जिसे हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, इस रोग को कहा जाता है टॉन्सिलाइटिस। जब टॉन्सिल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो टॉन्सिल फूल जाता है और उस रोग को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। अब इस रोग में आपको सजेस्ट किया जाता है डिस्प्रिन डाल के गुनगुने पानी में गरारा करिए, ठीक हो जाता है। लेकिन डिस्प्रिन पहले मत यूज किए, हम बार बार यही कहेंगे अगर आपको ऐसा होता है तो आप एक गिलास पानी को गुनगुना, मतलब एक गिलास पानी लीजिए, उसको जिस बर्तन में गुनगुना करना है उसमें पानी डालिए और एक खड़ा चम्मच, जितना ज़्यादा आप नमक ले सकें, वैसे तो मैं यही कहूँगा एक खड़ा चम्मच, 2 खड़ा चम्मच कर लोगे तो कर ही नहीं पाओगे, एक खड़ा चम्मच नमक डाल के पहले उसको घोल लीजिए नमक को पानी में, फिर उसको बॉईल करिए, हल्का गुनगुना होने पर आप उसे गरारा करिए, बहुत राहत मिलेगा। उसके बाद आप 1 घंटे तक कुछ भी मत खाइए, राहत मिल जाता है टॉन्सिलाइटिस में। ठीक, तो टॉन्सिल दोनों साइड में होते हैं, आप आ करके देख सकते हैं, और जब इन्फेक्शन हो तो और सही से दिखेगा क्योंकि उस समय रेड हो जाता है, फूल जाती हैं दीवारें। ये हो गया टॉन्सिल्स के बारे में। अब उसके बाद हम देखते हैं, आप छोटी सी जीभ देखते हैं, मुख को ओपन करेंगे तो एक छोटी सी संरचना लटकी हुई होती है, उसे कहा जाता है यूवुला, UVULA, यूवुला इसे हिंदी में कहा जाता है अधिजिह्वा।
अधिजिह्वा, इसका कार्य क्या होता है? अभी यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। जैसे ये जो नासोफेरिंक्स रीजन होता है ना, ये आप ये चीज देखेंगे तो ये है आपका मुख गुहा, ये है आपका श्वास नली, ये है ग्रास नली। ये आप देख रहे हैं मुख गुहा है, ये हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का ही आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? ओवुला कहलाता है, ठीक है, जो छोटी जीभ की नोक में लटकता रहता है। ये जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं नासोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स, नासो शब्द नाक के लिए यूज होता है, मतलब श्वसन से रिलेटेड पार्ट्स। ये नाक की छिद्र है जिसके द्वारा सांस जाती है, इस नासोफेरिंक्स में आती है, और ये फेरिंक्स रीजन है, फेरिंक्स यानी ग्रसनी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना अधिजिह्वा यानी ओवुला, ये खाने को नासोफेरिंक्स में, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, अगर हम कोई खाना खाते हैं तो खाने को ये नासोफेरिंक्स में जाने से रोकता है। कौन रोकता है? ये कौन? ओवुला, ठीक है। ओवुला कहिए या यूवुला कहा जाता है, इसको हिंदी में अधिजिह्वा कहते हैं। समझ में आया आपको? अब आप अपने मुख गुहा के ऊपरी पार्ट को देखेंगे, ऊपर पार्ट को, तो उसे हम कहते हैं पैलेट। जो आगे से थोड़ा सा आप पीछे तक जाएंगे तब उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। जैसे जैसे हम और अंदर की तरफ जाते हैं तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, आप उसको मूव करा सकते हो। ये आप मूव करा सकते हो। जो यूवुला है ना, इसको आप हिला सकते हो, हिलते देखा भी होगा। तो चूंकि ये सॉफ्ट होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। समझ में आई बात? ये हो गया मुख गुहा की संपूर्ण जानकारी। एक चीज बचा हुआ है, आप देख रहे हैं ये छोटा सा गोल गोल छिद्र बनाए हैं हमने। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जीभ के नीचे ही हमारे मुख में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये आपको आगे बताए जाएंगे। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? एक कान के पीछे होती है जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। कान के पीछे यहाँ पर आप अगर हल्का हाथ लगाते हैं तो चुनचुनाहट सी होती है, अजीब सा होता है। कभी कभी ये फूल जाता है, दर्द होता है, उसे हम कहते हैं गलसुआ रोग, इंग्लिश में मम्स कहा जाता है। क्यों होता है? वो भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। कौन से वायरस की वजह से? मम्स वायरस की वजह से हो जाता है। यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है ना। आपने मतलब सभी लोग तो ये चीज़ नहीं फील किए होंगे, क्योंकि जिनको होता है वही जान पाएंगे। ये वाला जो आपको बता रहे टॉन्सिल, तो ये तो आपकी लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा। लेकिन ये जो बता रहे हैं गाल के पीछे यानी कान के पीछे दर्द होता है और फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, इसे कहते हैं गलसुआ रोग, इंग्लिश में मम्स रोग। ये वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन सा वायरस? मम्स वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पे कान के पीछे लार ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, और पैरोटिड ग्रंथि में ही स्वेलिंग होता है, उसी को कहते हैं मम्स। एक तो कान के पीछे लार ग्रंथि हो गया। 2 लार ग्रंथियां, 2 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारी जीभ के नीचे होती हैं। जीभ के नीचे एक होती है सब मैक्सिलरी, उसके जस्ट पीछे होता है सबलिंगुअल। देखिए सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल एक ही है। जो पहले होता है जीभ के नीचे उसे हम कहते हैं सब मैंडिबुलर। उसके पीछे जो लार ग्रंथि होती है उसे कहते हैं सबलिंगुअल या इसे सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। तो इनसे जो डक्ट आती हैं, डक्ट मतलब नली, हालांकि जो लार ग्रंथि हैं वो नीचे हैं, लेकिन उनसे एक पाइप निकली हुई है, वो पाइप जीभ के नीचे खुलती है जिससे लार आती है हमारे मुंह में, तो वो डक्ट कहलाता है। नली को क्या कहते हैं? इंग्लिश में डक्ट। तो ये जो है वो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट है। बस ये हो गया संपूर्ण जानकारी मुख गुहा के बारे में। एक जो आती है कान के पीछे से जो सैलिवरी ग्लैंड है जिसका नाम मैंने अभी बताया पैरोटिड ग्लैंड, उसमें से जो डक्ट आती है उसे कहते हैं स्टेंसन्स, नहीं उस डक्ट का नाम मुझे अभी भूल रहा है, वो ऊपर की तरफ खुलता है। ठीक, ये हो गया मुख एवं मुख गुहा के बारे में। अब पहले कुछ बातें आप लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। चाहे तो आप फिगर भी बना सकते हैं, पहले आप फिगर बना लीजिए और उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स लिखें। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे 2 चल होठों के बीच। चल होठों मतलब जो चल सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये चल रहा है ना, तो चल होठों के बीच स्थित अनुप्रस्थ द्वार को मुख द्वार कहा जाता है। यह
मुख गुहा में खुलता है। जैसे ये है मुख द्वार, अब ये कहाँ खुल रहा है? अंदर मुख गुहा में, तो आप लिखेंगे यहाँ मुख गुहा में खुलता है। आगे लिखेंगे मुख गुहा के पिछले भाग में, पिछले कोमल भाग में एक प्रवर्ध निकला होता है जिसे अधिजिह्वा या युवुला कहा जाता है। आगे लिखेंगे अधिजिह्वा भोजन निकलते समय अंतः नासा छिद्रों को बंद करके नासिका गुहा यानी नैसोफेरिंग्स में भोजन को जाने से रोकता है। अगले लाइन से लिखेंगे मुख गुहा में अनेक दांत तथा एक पेशीय जिह्वा होती है। पेशीय जिह्वा मतलब मस्कुलर टंग, मसल्स हैं तभी हम ये टंग जो होता है हमारा जीभ होता है वो मूव कर पा रहा है, तो मस्कुलर टंग होता है। आप एक पॉइंट और लिखेंगे कि मस्कुलर टंग यानी पेशीय जिह्वा हमारे मुख गुहा के आधार से लिंगुअल फेरेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। आगे लिखेंगे प्रत्येक दांत आप देखेंगे तो एक सांचे में स्थित होता है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। ये हमारा जबड़ा है और इस जबड़े में बने सांचे में हमारा दांत स्थित होता है। मनुष्य में इस प्रकार की व्यवस्था को गर्त दंती कहा जाता है। सब लिखेंगे आप, गर्त दंती यानी थीकोडोंट कहा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि थीकोडोंट या गर्त दंती किसे कहते हैं? तो जब दांत जबड़े में बने सांचे में स्थित होता है, जब दांत जबड़े में बने सांचे में स्थित होता है तब इस प्रकार की व्यवस्था को गर्त दंती या थीकोडोंट कहा जाता है। तो आप इसमें आपने लिखा मनुष्य में इस प्रकार की व्यवस्था को गर्त दंती कहा जाता है, यानी प्रत्येक दांत जो होता है वो जबड़े में बने सांचे में स्थित होता है, अतः मनुष्य में इस प्रकार की व्यवस्था को गर्त दंती या थीकोडोंट कहा जाता है। आगे लिखेंगे मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत पाए जाते हैं। एक जिसे हम अस्थायी या दूध का दांत कहते हैं, टेम्पररी या मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि वयस्क अवस्था में स्थायी दांत या परमानेंट टीथ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की दांतों की व्यवस्था को द्विबारदंती या डाइफायोडोंट कहा जाता है। देखिए आपने लिखा कि अधिकांश स्तनधारियों में के जीवन काल में दो तरह की दांत आती हैं। एक तो आती है अस्थायी या दूध का दांत, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेम्पोरेरी और मिल्क टीथ। दूसरा अस्थायी दांत जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो कि जीवन काल में दो बार दांत आती हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? द्विबारदंती मतलब दो बार दांत निकलता है। इंग्लिश में से कहा जाता है डाइफायोडोंट कहते हैं। बात समझ में आई? आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं छोटे से तो उनकी जो दांत निकलती है वो अस्थायी होती है, दूध का दांत होता है, वो जल्दी ही सड़ जाता है, गिर जाता है। फिर उसके बाद जो दांत निकलती है वो अस्थायी दांत होती है, परमानेंट टीथ होता है। अब ये वाला टूट गया तो भैया नहीं निकलेगा, ये बात समझिएगा। जीवन में सिर्फ दो ही बार दांत निकलता है, एक शुरू अवस्था में निकलता है, वो ज़्यादातर गिर ही जाता है, फिर उसके बाद जो दूसरा दांत आता है उसे हम अस्थायी दांत कहते हैं। आगे लिखेंगे कि वयस्क मनुष्य में 32 अस्थायी दांत होते हैं। मैंने अभी बताया था वयस्क मनुष्य में कितने अस्थायी दांत होते हैं? 32 अस्थायी दांत होते हैं, जिनके 4 प्रकार होते हैं। आइए अब हम देखते हैं दांत के प्रकार। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, अब फिर भी हम लिख के दे रहे हैं, ऐसे लिख लेते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला हिंदी में कहते हैं कृंतक, आप लिखेंगे 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, इंग्लिश में इंसाइजर, INCISOR इंसाइजर। दूसरा रदनक, इंग्लिश में कैनाइन, CANINE। तीसरा अग्र चवर्णक, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री मोलर,
और चौथा चवर्णक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोलर। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंग्लिश आप याद करिए, ज़्यादा सही है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आगे लिखेंगे ऊपरी एवं निचले जबड़े के आधे भाग में दांतों का क्रम आई यानी इंसाइजर, सी यानी कैनाइन, पीएम यानी प्रीमोलर, कॉमा एम क्रम में व्यवस्थित, इस क्रम में व्यवस्थित दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला के अनुसार होता है, के अनुसार होता है, जो कि है 2123/2123 इंटू 2। यह मनुष्य का दंत सूत्र है, ठीक है। जबड़े के आधे भाग में दांतों की क्रम व्यवस्था दंत सूत्र के अनुसार होता है, जो कि दंत सूत्र मनुष्य के लिए क्या है, वयस्क मनुष्य के लिए, वयस्क मनुष्य के लिए दंत सूत्र क्या है, डेंटल फार्मूला। दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो दंत सूत्र क्या है, 2123/2123 इंटू 2। अब ये क्या है, इसको समझिएगा। कहा गया है दंत सूत्र, दंत सूत्र का मतलब आधे जबड़े के आधे भाग में उपस्थित दांत। ये एक ऊपर का जबड़ा है, इधर देखिए, ये ऊपर का जबड़ा है। ऊपर के जबड़े का आधे भाग में, आधे भाग में 8 दांत हुआ। ऊपर के जबड़े में कितना दांत है, 16। नीचे के जबड़े में 16। इसको आधा डिवाइड कर देंगे तो 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया। कह रहे हैं कि ये दंत सूत्र इसके क्रम में अनुसार होता है। देखिए जो यहाँ पर 2 लिखा है ना, मतलब इसका है कि शुरुआत के आधे भाग के शुरुआत के जो 2 दांत हैं, ये और ये 2 दांत क्या कहलाते हैं, इंसाइजर। इन्हें कहते हैं इंसाइजर यानी कृंतक। यहाँ पर बना हुआ है, देखिए आधा जो पार्ट है दांत, ऊपरी जबड़े का आधा भाग दिखाया गया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो शुरुआत के 2 दांत होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कृंतक यानी इंसाइजर। जो तीसरा दांत है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, ये हो गया इंसाइजर। तीसरा जो दांत है, एक सिंगल, यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है, एक दांत क्या कहलाता है, कैनाइन। ये क्या है, कैनाइन। अब देखिए फिर लिखा है 2, यानी इसके बाद जो 2 दांत होंगे, चौथा और पांचवा, इसे हम क्या कहेंगे, पीएम। पीएम यानी प्रीमोलर। प्रीमोलर कौन है, अग्रचवर्णक। अब आता है 3, आखिरी जो 3 दांत बचते हैं, 6वां, 7वां, 8वां, इन तीनों दांतों को क्या कहा जाता है, मोलर यानी चवर्णक, ठीक है, मोलर एम। तो दंत सूत्र क्या दिखा रहा है, दंत सूत्र दिखा रहा है कि जबड़े के आधे भाग में दांतों का क्रम, 2 इंसाइजर हैं, एक कैनाइन है। आप ऐसा देखिए, आप यहाँ से आधा कर लीजिए तो शुरू के जो 2 दांत हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंसाइजर। फिर उसके बाद जो तीसरा दांत है, एक सिंगल, उसे हम क्या कहेंगे, कैनाइन। और फिर उसके बाद जो 2 दांत अंदर की तरफ आएंगे, उस 2 दांत को क्या कहेंगे, प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। और आखिरी में जो 3 दांत होंगे उसे हम क्या कहेंगे, मोलर या चवर्णक। दांतों का क्रम समझ में आया। ये हो गया आधे भाग का, 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब इधर से आधा जो भाग बचता है, 2 1 2 3, ये यहाँ पर लिखा है 2 1 2 3, मतलब ये ऊपरी जबड़े का है, ठीक। और फिर गुणे 2 लिखा है, मतलब एक ऊपर और एक नीचे। आप इसको जोड़ेंगे तो कितने दांत आ रहे हैं, 8 इधर 8 इधर, 16 हुआ। 16 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 32 दांत टोटल होता है। अब आप भाग ना लगाने लगिएगा, पता लगा 8 इधर है 8 इधर है, इसको काट दें, 8 से 8 कट गया, बचा 2, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ये 8 दांत ऊपर का दिखाया जा रहा है। देखिए ये जो 8 दांत है ये इधर का हो गया, ये जो 8 दांत है वो इधर का हो गया, 8 8 16 हो गया, गुणे 2 लिखा गया है, मतलब एक ये फिर एक ये, 16 16 32। बात समझ में आई। ये दांत का व्यवस्था है, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दंत सूत्र बार बार पूछा जाता है। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है, 2123/2123
2 1 2 3 इंटू 2। ठीक है, बच्चों में पूछा जाता है कि बच्चों में दंत सूत्र बताइए, बच्चों का दंत सूत्र क्या होगा, सॉरी बच्चों में, ये तो वयस्क का था ना, बच्चों में दंत सूत्र, तो बच्चों में 20 ही दांत पाया जाता है, बच्चों में 20 दांत पाया जाता है। कौन कौन से? इसका फॉर्मूला होता है 2102/2102 इंटू 2, 2102/2102। ये है बच्चों का दंत सूत्र, याद कर डालिए। मतलब बच्चों में 2 पाया जाता है इंसाइजर, 1 पाया जाता है कैनाइन, प्रीमोलर 1 भी नहीं पाया जाता बच्चों में, 2 पाया जाता है मोलर। ठीक, तो 2102/2102 इंटू 2, ये हो गया बच्चों का दंत सूत्र। तो आप इतना लिख लीजिए कि ऊपरी जबड़े या जबड़े के, ऐसे ऊपरी नहीं लिखेंगे, जबड़े के आधे भाग में दांतों का क्रम ICPM दंत सूत्र के अनुसार होता है, जो कि वयस्क मनुष्य के लिए 2123/2123 इंटू 2 होता है, तथा बच्चों में दांत की संख्या 20 होती है, अतः इनमें दंत सूत्र 2102/2102 इंटू 2 होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं, इनमें से 8 दाईं ओर तथा 8 बाईं ओर होता है। डैश करके पहला लिखेंगे कृंतक यानी रदनक, ब्रैकेट में लिखेंगे इनकी संख्या 2 होती है। दूसरा, सॉरी इंग्लिश बोलना था, हमने कृंतक और रदनक बोल दिया। पहला आप लिखेंगे कृंतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर, ब्रैकेट में लिखेंगे इनकी संख्या 2 होती है। दूसरा आप लिखेंगे रदनक, इनकी संख्या 1 होती है। तीसरा आप लिखेंगे अग्र चवर्णक, इनकी संख्या 2 होती है। और लास्ट लिखेंगे चवर्णक, जिनकी संख्या 3 होती है। आप एक एक काम लिख लीजिए। आप कृंतक में एक लाइन में लिख लीजिए, कृंतक इसका कार्य है भोजन को कुतरना। रदनक का कार्य है मांस को फाड़ना तथा चीजों को पकड़ना। तीसरा, अग्र चवर्णक और चवर्णक को दोनों साथ में लिखेंगे, भोजन को पीसने और चबाने में सहायक होते हैं। अगली लाइन से आप हेडिंग डाल के लिखेंगे दंत सूत्र का फार्मूला, दंत सूत्र का फॉर्मूला या दंत सूत्र ही हेडिंग डाल सकते हैं। उसमें लिखेंगे दंत सूत्र को कैसे दर्शाया जाता है। हमने तो डायरेक्ट आपको बता दिया है, ये सारे फिगर बना लीजिएगा, इसको आप बना लीजिए, ये आपके NCERT में दिया गया है, सेम वही मैंने बनाया है, NCERT का ये। तो आप लिखेंगे दंत सूत्र बराबर ऊपरी अर्ध हनु बटे निचला अर्ध हनु गुणे 2। ठीक, जो कि मैंने आपको बता दिया, वयस्क मनुष्य के लिए इतना होता है और बच्चों के लिए दंत सूत्र 2102/2102 इंटू 2 होता है। अगली लाइन से स्टार बना के लिखेंगे कि शिशु अवस्था में 6 माह के बाद दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, जो 2 साल 6 माह तक निकलते रहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। 6 साल के बच्चे में दूध के दांत गिरने लगते हैं, उनका स्थान स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ ले लेते हैं। 14 वर्ष की उम्र तक कुल 28 दांत निकल आते हैं। अंतिम जो चवर्णक होता है वो 17 से 24 वर्ष की आयु में निकलता है, इसे अकल दाढ़ कहते हैं। अकल दाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है। अकल दाढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि 17 से 24 वर्ष की उम्र में समझते हैं कि अकल आ गई है अब इनको, और तब निकलता है। ठीक है, उसका नाम रखा गया अकल दाढ़। जो अंतिम चवर्णक होता है वो 17 से 24 वर्ष की आयु में निकलता है। अब आप लोग अपना अपना गिन लीजिए ऊपर कितने दांत हैं। अगर निकल गया तो समझ लीजिए आपका मेमोरी लेवल में आ चुका है, आपकी अक्ल बढ़ गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम दांत के स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर समझाएंगे कि दांत के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो अभी भाग 7 के अंतर्गत आपको इतना ही बताया गया, मुख एवं मुख गुहा के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी बताया गया आपको याद करना है, समझना है। अब इस चैप्टर में समझना भी है और याद करना भी है। एक बार सब समझ लेंगे तो याद करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो फिलहाल आप याद करिए, समझिए सारी चीज़ों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन ये कि हमारी जीभ यानी जिह्वा मुख गुहा से किस संरचना के द्वारा जुड़ी होती है। दूसरा, मुख गुहा में पिछले भाग में, पिछले कोमल भाग में एक प्रवर्ध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त दंती किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्विबारदंती किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उनके नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र बताइए तथा बच्चे में दंत सूत्र बताइए। आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि टॉन्सिलाइटिस किसे कहते हैं। बस इतने क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।